हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है EXStudy। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं एक ऐसे क्लास की शुरुआत कर रहा हूं जहां पे आप पहुंचने के बाद लगेगा कि हाँ, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट होने वाला जो कि बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हमने ट्रांसलेशन इसके जस्ट पहले पढ़ाया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। उसमें आपको पहला पार्ट पढ़ाया गया था जिसका नाम था अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने पढ़ा, जाना, समझा कैसे होता है, उसकी पहचान क्या है और उसके बारे में सीखा। आज आप लोगों के बीच जस्ट उसी का दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड सेंटेंस आपका है नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसलेशन पढ़ा देते हैं सब लोग अच्छी तरीके से पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम आगे ट्रांसलेशन कैसे करें। सबसे बड़ी बात होती है कि टेंस हम कैसे पहचानें कि किस टेंस में है। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य के अंत में है क्या। जैसे हमने आपको बताया था, ट्रांसलेशन के सेकंड पार्ट में आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। हमने आपको बताया ता है, ती है, ते हैं, हमने आपको बताया था। आज आपको जस्ट उसी के जस्ट आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज आपको पढ़ना है उसी का सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यहां पे नकारात्मक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नकारात्मक, हर वाक्य में ना आएगा, ठीक है। सभी वाक्यों में ना अर्थात नहीं आएगा। जैसे कहा जाए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम नहीं जाते हो, वे नहीं खाते हैं, बच्चा नहीं रोता है, माताजी नहीं आती हैं और विद्यार्थी किताब नहीं खोलते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। आज इसी का हमें आपको पढ़ाना है सेकंड सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ना है, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होता है कि ही, सी, इट या फिर कोई नेम मतलब नाम होगा या एक वचन होगा, इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन होगा तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? डू नॉट। और हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ही, सी, इट ये सब कम समझ में आ रहा होगा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, आई माने होता है मैं, ठीक, बी माने होता है हम, यू मीन्स होता है तुम और ही मीन्स होता है वह। ये किसी जेंट्स अर्थात पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, अर्थात जैसे लड़का होगा, ठीक है, उसके लिए वह का प्रयोग होगा। और यहाँ पे सी माने वह, ये किसी स्त्रीलिंग के लिए अर्थात लड़की के लिए प्रयोग होता है। और इट माने भी होता है वह, इसका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी लड़का और लड़की को छोड़ करके गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधे, चिड़िया जो भी आएंगी उन सब के लिए इट का प्रयोग होगा। केवल लड़का और लड़की अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छोड़ करके अगर किसी में वह आता है तो हमें इट का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए लास्ट में है आपका दे।
दे मीन्स होता है वे। ये इतने आपके सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल बेहिचक मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ही सी इट या कोई नाम होगा, एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और आई बी यू दे कोई बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही, क्योंकि सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है। सब्जेक्ट कौन किताब नहीं पढ़ता है, तो वह नहीं पढ़ता है, वह की इंग्लिश ही हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब लिखा है, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया का पहला रूप। अब क्रिया हो क्या रही है, क्रिया को पता करने के लिए वाक्य में हम क्या लगा देंगे, वह किताब क्या करता है, पढ़ता है, तो रीड माने होता है पढ़ना। अंत में बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि वाक्य के बीच में अगर क्या लगा देते हैं तो हमें तुरंत ऑब्जेक्ट पता हो जाएगा। जैसे वह क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर होगा किताब, इसका किताब की इंग्लिश होगी द बुक। समझ में आ रहा है। और जैसे कहा जाए मैं घर नहीं जाता हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू नॉट। गो मीन्स होता है जाना, टू हाउस माने क्या होता है, घर होता है। और जैसे कहा जाए बच्चे किताब नहीं लाते हैं, तो बच्चे की इंग्लिश होगी चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन माने होता है बच्चे, एक बच्चा तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं अर्थात बहुवचन है। बहुवचन शब्द क्या प्रयोग होगा, डू नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बच्चे किताब क्या करते हैं, नहीं लाते हैं, तो ब्रिंग माने होता है लाना, द बुक माने होता है क्या, किताब। इस प्रकार से आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन, बहुत सारे वाक्य सीखने को समझने को मिलेंगे। दोस्तों इतना गजब का चैप्टर है, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा आपका निगेटिव, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लगाइए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ट्रांसलेशन किसी चीज़ का बेस होता है। अगर हमारा बेस तैयार है तो ध्यान रखना कभी भी ट्रांसलेशन में हमें कोई पीछे नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रहा निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इतना गजब का और समझ में इतना गजब का आएगा, लेकिन कब, जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं बस ऐसे ही चलिए पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ट्रांसलेशन से बड़ा उबते हैं भाई, इसलिए उबते हैं, कहते हैं अरे यार डेली तो वही चल रहा है। डेली चलने से, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए, ध्यान रखना, जो चीज़ कड़वी होगी वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन हर व्यक्ति कहते हैं यार डेली तो वही चलता है, अरे डेली क्या चलता है, जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और बिना पढ़े समझ में आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसलेशन यदि आपको सीखना है तो विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नेवर लर्न अबाउट ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना उसको मन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा निगेटिव सेंटेंस। आज आपको इसका थर्ड, यानी जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी तीसरा सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी सहायक क्रिया लगती है, सब ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न वाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है सारे वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भैया क्या आप पढ़ रहे हो, सॉरी क्या आप पढ़ते हो, क्या मैं खाता हूँ, क्या तुम जाते हो, क्या वह गाता है, क्या बच्चे दौड़ते हैं, क्या खिलौना आता है। समझ में आ रहा है सारे वाक्य में क्या आएगा। और कभी कभी जैसे कहा जाए मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं कहाँ देखता हूँ, तुम क्यों आते हो, वह कहाँ पढ़ता है, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारी एनर्जी होती है कि यदि आप लाइक शेयर बराबर करते रहेंगे, और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी आगे भेजिए ताकि उनका भी भविष्य आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे ध्यान रखेगा, सारी चीजें वही ही, सी, इट या फिर कोई नाम होगा या एक वचन होगा तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन होगा तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और सूत्र में सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। कितना आप गजब करो, कितना बढ़िया करो, कितना अच्छा करो, लेकिन यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो तुरंत काट पीट के तुरंत फटाफट जीरो, उसमें नंबर मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, अरे यार मैंने तो ये करके आया था, मैं तो ये करके आया था, यार कैसे गलत हो गया। इसीलिए गलत होता है क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर हमें चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो वो छोटे से पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं लगती। ध्यान रखिएगा क्योंकि पहाड़ हमें दिखता है, छोटे पत्थर नहीं दिखते हैं। उसी प्रकार से छोटी चीज़ें हमें कम दिखती हैं, अर्थात छोटी चीज़ों पर हम कम ध्यान देते हैं, बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हमें ठोकर लग जाती है। तो इसलिए क्यों ना हम उसी पत्थर को ही अर्थात छोटे टुकड़े को ही ज़मीन से निकाल कर फेंक दें ताकि दोबारा हमें चोट ना लगे। तो प्रयास ये करिए कि हम अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करें, बड़ी कमियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सीखना है तो छोटी छोटी कमियों को दूर करिए। ठीक है, चलिए आगे आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ही, सी, इट या कोई नाम होगा, एक वचन होगा डज का प्रयोग करेंगे। आई, बी, यू, दे कोई बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डज या डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। जब भी वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो इसको ध्यान रखिए, मन में दिमाग में बैठा लीजिए, उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। जब भी वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे वाक्य में सबसे पहले क्या आया तो मैक इंग्लिश आई होती है, आई के साथ डू लगता है, तो यहाँ सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। डू माने वह क्या, मैक इंग्लिश हो गई आई। वैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे यार क्या तो मतलब व्हाट होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, यहाँ व्हाट क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि वाक्य के बीच में क्या नहीं आया, ये सबसे पहले आया है। इसलिए जब भी वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डू का प्रयोग किया है, मैक इंग्लिश आई हुई। अब उसके बाद डू या डज में से कोई एक हो गया, फिर सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो रीड माने होता है पढ़ना, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। और आगे है क्या वे बाजार में घूमते हैं, क्या वे बाजार में घूमते। अब सबसे पहले देखिए फिर वाक्य में क्या आ गया, क्या आने के लिए बिना सोचे बिना विचारे, तुरंत आपकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होनी चाहिए। समझ में आया। तो वेक इंग्लिश दे होती है, दे के साथ डू लगता है तो यहाँ डू लगा देंगे। ठीक है बाबू साहब, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डू दे क्या वे वर्ब माने क्रिया, वे बाजार में क्या करते हैं, घूमते हैं, तो वाक मीन्स होता है घूमना, कहाँ, बाजार में, तो यहाँ पे होगा इन द मार्केट।
समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें सीखना है, ठीक है। और कभी कभी आता है, क्या वह घर में सोता है? तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ डज लगता है, इसीलिए यहाँ पे डज पहले करेंगे। वह की इंग्लिश ही। अब वह घर में क्या करता है? तो स्लीप माने सोता है कहाँ? इन द हाउस। इस प्रकार के आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे। अब कभी कभी वाक्य में आपको मिलता है क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब। तो ध्यान रखिएगा, ये तो रहा आपका क्या से शुरुआत, लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तब कैसे करेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे वाक्य में आ जाए कि वे कहाँ घूमते हैं। अब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ पे क्या नहीं आया पहले, ध्यान रखना वाक्य के बीच में कहाँ आया है। तो कहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी शुरुआत हम इसकी मीनिंग से करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट है, सॉरी कहाँ है, कहाँ की मीनिंग होती है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब आपको बता दें, वाई मीन्स होता है क्यों, व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर मीन्स होता है कहाँ, और हु माने होता है कौन, और उसके बाद फिर हुज माने होता है किसका, और व्हेन माने होता है कब, और लास्ट में बचा आपका हाउ। हाउ माने कैसे। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब आपके WS टाइप, अर्थात सभी में WS लिखा है इसलिए इसको WS टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन वर्ड कह सकते हो इसे। क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब, जब ये सब वाक्य के बीच में आएंगे तो इसकी शुरुआत हम मीनिंग से करेंगे। इसके समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले वाक्य के बीच में कहाँ आया, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। अब डू डज में से कोई एक लगाएंगे तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे होते, देख सकते क्या लगाएंगे, डू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू। अब ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन घूमते हैं, दे माने वे घूमते हैं। ये हो क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज में से डू, फिर सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या हो रही है, वे क्या करते हैं, घूमते हैं, तो वाक मीन्स होता है घूमना। और इस प्रकार से आपका रहा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये वाक्य होंगे। एक वाक्य और देखा जाए, वह बाजार में क्यों टहलता है। वह बाजार में क्यों टहलता, अब वाक्य के बीच में आ गया क्यों, ये रहा क्वेश्चन वर्ड आपका, ठीक है। वाक्य के बीच में जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी शुरुआत हम उसकी मीनिंग से करेंगे। तो व्हाई मीन्स होता है क्यों, सबसे पहले बिना पूछे बिना बताए, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाई लिखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग अरे यार ये कैसे हो गया, इसमें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, बड़ी परेशानी है, बड़ा कष्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी वाक्य के बीच में वो क्यों आएगा यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी हम मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों का इंग्लिश हो गई व्हाई। अब उसके बाद डू डज में से कोई एक लगाएंगे तो यहाँ पे वाक इंग्लिश ही होती है। अब यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, डज, व्हाई डज। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो वाक इंग्लिश ही, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब माने क्रिया क्या हो रही, वे बाजार में क्या करता, वह बाजार में क्या करता है, टहलता है, तो वाक मीन्स होता है टहलना, कहाँ, इन द मार्केट, सॉरी बाजार में, इन द मार्केट। ये रहा आपका ट्रांसलेशन, समझ में आया। इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक्य आपको मिलेंगे और बहुत सारे अजब से गजब से आपको वाक्य सीखने को मिलेंगे यदि आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरा क्लास अगर विश्वास से, पूरे मन से, पूरे धन से, पूरे तन से, सॉरी धन नहीं, केवल तन और मन लगाना है आपको, यदि आपके समझ में आ गया तो ध्यान रखना जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। ये रहा ट्रांसलेशन आपका, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हों तो मैं उनसे ये आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग इसके बारे में जाने कि ट्रांसलेशन होता क्या है।
क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरा ट्रांसलेशन बड़ा वीक है, अर्थात मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, कैसे जानूं कि इसी ट्रांसलेशन का है। तो वो हमारे पास इलाज है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो ढूंढने से तो बहुत कुछ मिल जाता है। ये तो रहा ट्रांसलेशन, ये तो आपके पास दौड़ दौड़ के पहुंच रहा है। वो भी कब? जब आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो आपके पास दौड़ते भागते हुए पहुंचेगा, तो आपको सीखने में देर नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट टेंस, ठीक है, इसको सीखिए अच्छी तरीके से। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ, खड़ा हूँ, तैयार हूँ। किसी में कोई दिक्कत होती है तो जरूर शेयर करिएगा। और बाकी इन्हीं बातों के साथ आज आपका क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।